करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए तो, और उससे पहले जो है ये एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने डिराइव किया था और देखा था किस तरीके से फॉर्मूलेज आते हैं, और क्वेश्चंस उसमें देखे थे किस तरीके से करने हैं हम लोग। प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन तो करने के लिए दिया था जिसमें बोला था कि एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में पानी डाल दिया गया और बोला गया कि ये सारे वैल्यूज गिवन है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा ये हम लोग को निकालना था। और एक और क्वेश्चन दिया था नीचे जिसमें बोला था कि एक प्लेन मिरर है और दूसरा जो है स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर, और दोनों के बीच में 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया गया है, और अगर इसका फोकल लेंथ 20 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे ये हमें निकालना था, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स, और ये भी क्वेश्चन दिया था। बोलो क्या आ रहा है आंसर्स दोनों क्वेश्चन के। इसका किसी का 15/2 आ रहा है, और कुछ आ रहा है इसका आंसर। हर्ष कुछ आंसर आ रहा है। धीरज सर वही नहीं, मतलब कर ही नहीं पा रहा। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, जोर से बोलो। सर सॉल्व नहीं कर पाया। ये सॉल्व करना तो जरूरी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं फटाफट मतलब ट्राई से। किया था बट हुआ नहीं। अच्छा ट्राई किया था। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। मेरा 15 सेंटीमीटर आंसर है। 15 सेंटीमीटर आंसर आया। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। देखो पहला चीज तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि नीचे जो इसमें लिखा हुआ है अपर्चर इज स्मॉल लिखा हुआ है, अपर्चर स्मॉल होने से क्या फायदा है, या फिर ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है ना। हर एक चीज का रीजन होता है, कुछ ना कुछ लिखता है। तो अपर्चर अगर स्मॉल होगा तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो कर्वेचर होगा वो छोटा होगा, है ना, और उसमें जो पानी जाएगा वो पानी बहुत ही कम जाएगा। तो ये जो डेप्थ है, ये एच हाइट जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये एच बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा। मेरी बात समझ में आएगा, यस सर। है ना। तो ये अपर्चर अपर्चर क्या बताया था मैंने, द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, जो भी एरिया रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है उसे ही हम लोग अपर्चर बोलते हैं। और वो होगा क्या, कम, और वो अगर कम होगा, कम कैसे हो सकता है एरिया, तो ये देखते हैं वापस से। क्वेश्चन इस तरीके से था कि तो ये अपर्चर है, ठीक है, और इसे अपर्चर बोलते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है। अब अपर्चर छोटा होगा तो क्या होगा, मतलब कि ये एक कटोरी है तुम्हारे पास और इस कटोरी को तुमने कट कर दिया और कट कर दिया और कट कर दिया और ज़्यादा कट कर दिया, तो क्या ये पूरा का पूरा छोटा अपर्चर तुम्हें मिलेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। और ये अगर अपर्चर छोटा होगा तो ये जो हाइट होगा, दिस हाइट विल बी नेग्लिजिबल, है ना, विल अप्रोच टू जीरो। और इसमें तुमने रखा है पानी, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था पानी का, म्यू इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 था। और और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 था ना, हाँ सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 था, और ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ था,
x डिस्टेंस। कितना x? हाँ सर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड x such that the final image form is an object itself। मतलब कि जो फाइनल इमेज बने वो ऑब्जेक्ट पे ही बने, बराबर। तो इसका सबसे पहले रे डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो अगर ये हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बने, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होना चाहिए। अगर रेडियस ऑफ हाँ सर। कर्वेचर पे रखा हुआ होगा तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगा इसके ऊपर, और ये एग्जैक्टली जाकर के इमेज जो है उसी जगह पे बना देगा। समझ में आया क्या? तो मुझे बस इतना सा ही काम करना है। अब लाइट रे को हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। लाइट रे को अगर हम लोग ट्रेस करेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को करते जाना है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये इसमें है पानी, और लाइट रे जो है वो ऊपर से आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कोई सा भी एक लाइट रे ले लेते हैं, और ये आया इस जगह पर, इंटरफेस पे फॉल किया, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x। और जब इस इंटरफेस पे फॉल करेगा तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। जब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो मिरर को लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो और पीछे है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दैट डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एन आई। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे वो किस मीडियम में है, मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करना है, ना कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ पे बना है वो चीज़। तो ये आ गया 4/3। और तुम ध्यान से देखो तो डी आई मुझे पता है। क्या ये लाइट रे को परपेंडिकुलरली फॉल करना चाहिए? अरे बोलो, है ना। तो इसका यस रेडियस सर। ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 20। तो ये 20 का डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहाँ से? लेकिन मिरर से, इस जगह से 20 के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो क्या ये 20 का डिस्टेंस और सरफेस से 20 एग्जैक्टली सेम होगा? क्योंकि मैंने ये हाइट तो नेग्लिजिबल बोला है ना। तो नेग्लिजिबल होने के कारण से मैं इसके वैल्यूज को पुट कर लूँगा। x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4/2। इधर से आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। 15। ऐसा बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? बोलो। सर एक वो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस हाँ, फॉर्म्ड। प्लेन मिरर था और ये कनकेव मिरर था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन था? 40। 40 हाँ, सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आया तुम लोग का? पहले तो वो बताओ तुम लोग।
कुछ आया तुम लोग का आंसर? इसका फोकल लेंथ नो कितना सर। गिवन था? 10 था ना? 20 सेंटीमीटर। 20 था, okay। ये क्वेश्चन था। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था और ये सारी चीज गिवन थी, और इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इसके कितने बनेंगे? देखो, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और रे डायग्राम से ही पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह बनेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, इसमें और भी वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। इसके वैल्यूज को डिफर करा जाएगा, जैसे 10 सेंटीमीटर हुआ, 30 सेंटीमीटर, ये सारे वैल्यूज को डिफर करा दिया जाएगा। देखते हैं इसका रे डायग्राम। तो सबसे पहले एक जो इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर से बनेगा। तो ये लाइट रे गया और लाइट रे जा करके इधर से रिफ्लेक्शन करेगा और ये इधर निकल जाएगा। तो एक इमेज तो यहाँ पे बन जाएगा। अब लाइट रे जो है कितना भी इस प्लेन मिरर पे फॉल करे और वो इस तरीके से जाए, इन सभी का एक ही इमेज बनने वाला है, वो है ये प्लेन मिरर एक ही इमेज बना करके देगा। तो ये तो समझ में आ गया, इससे तो एक ही इमेज बनने वाला है। अब इससे कितने इमेजेस बनेंगे? तो कितने डिस्टेंस पे, 30 के डिस्टेंस पे इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले v निकाल लेते हैं। v कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। u का वैल्यू कितना है? -20। f का वैल्यू कितना है? -20, सॉरी -30। और नीचे लिख लेता हूँ मैं, -30 प्लस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है इसका आंसर? माइनस -60। -60। तो 60 किस जगह पे आएगा? लाइट रे अगर इधर से निकला तो ये जा करके 60 पे टक्कर खाने वाला है ना? एक इमेज यहाँ पे बना है और एक इमेज इस जगह पे बना है। तो ये 60 सेंटीमीटर पे जाकर के टक्कर खाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर से निकलने वाला कोई भी लाइट रे, कर्व मिरर से निकलने वाला कोई भी लाइट रे इसमें जाकर के फॉल नहीं कर रहा है, बराबर। वो सारे के सारे मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो पीछे इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज यहाँ पे बनाएंगे, और इसका इमेज इस मिरर के कारण से, प्लेन मिरर के कारण से नहीं बन सकता क्योंकि वो उसको पीछे आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए? 2। और ये जो लाइन है, इससे अगर लाइट रे कोई निकलेगा तो इसके पास जाकर के टक्कर खाएगा, और टक्कर खाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए एज्यूम किया जाता है कि ये जो मिरर है थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो मिरर है प्लेन मिरर वो थोड़ा सा नीचे है, ताकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ना बने। ऐसा, मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इसी में देखो, डेटा चेंज करके भी दिया जा सकता था, क्वेश्चन थोड़े और अलग भी हो सकते थे। कैसे, वो देखते हैं। सर इसमें फिर I1 से कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं होगा? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। I1 से कनकेव मिरर में क्या, इस लाइट रे को अगर ध्यान से देखें तो ये कनकेव मिरर पे कभी फॉल कर सकता है क्या? लाइट रे ऐसे निकला, क्या ये कनकेव मिरर पे कभी भी फॉल कर सकता है? क्योंकि लाइट रे ही रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज फॉर्म करता है। तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर फॉल कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं देखते हैं। लाइट रे को देखो, वो उसके ऊपर फॉल करेगा तभी ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्लियर है क्या? हाँ हम्म, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और क्वेश्चंस वगैरह कर लिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग।
इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा इसमें इस टाइप का आ रहा है ना, फटा सा पिक्सल्स। फील हो रहा है क्या तुम लोग को? मुझे तो यहाँ से दिख रहा है पिक्सल्स थोड़े फटे से लग रहा है। Yes. ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से इसको फिर मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। देखो, इसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं पूछूं कि एक कंटेनर है जिसमें कि पानी रख दिया गया, एक कंटेनर है जिसमें पानी रख दिया, और इस कंटेनर के अंदर, पानी के अंदर ही एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, और जो लाइट रे हैं वो इस तरीके से फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर। बोला गया फाइंड द पोजीशन वेयर दे विल इंटरसेक्ट, और जो आदमी है ऊपर से देख रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द रेज where they will intersect. As seen by the observer. ठीक है, ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको कैसा, मतलब कौन से जो लोकेशन पे इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा, और पोल से डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, पोल से डिस्टेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस गिवन है इट इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3। सॉल्व करके बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो, इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी आई थिंक एससीबी का क्वेश्चन है। सबसे पहले लाइट रेज जो पैरेलल है वो अंदर आएंगे, तो उसका कोई शिफ्ट होगा क्या? नहीं, वो सारे के सारे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहे हैं, तो इसका शिफ्टिंग नहीं होगा। जैसे लाइट रे आ रहा था वैसे ही वो इन कर जाएगा, और फिर लाइट रे जब इन करेगा, ये एग्जैक्टली ऐसा ही, तो ये किसके ऊपर फॉल करेगा? सरफेस के ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर। और ये जब कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेंगे तो ये सारे लाइट रेज कैसे हैं? पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल लाइट रेज कहाँ से पास करते हैं? फोकस से, तो ये इस जगह से फोकस से पास करेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होगा कि ये फोकस से पास तो किया, तो ये किस जगह पे मीट किया? इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे हो गया? ऑफ कोर्स ये 15 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि फोकस इसका 15 सेंटीमीटर, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 15 होगा। और सर फोकस पानी के बाहर है ना? हाँ, पानी के बाहर है, और वही चीज मैं बता रहा था कि और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस दिया गया इट इज 10 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्ट करेगा वो पानी के बाहर इंटरसेक्ट करेगा, ये चीज। तो इंटरसेक्ट करने के टाइम पे जब ये पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मैं एक ही लाइन को ड्रॉ करता हूँ। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर पानी के अंदर ही होता तो किस जगह पे इंटरसेक्ट करता? इस जगह पे जाकर के। और ये डिस्टेंस कितना होता? 15 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस कितना होता है? 15 सेंटीमीटर।
और अब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो, क्योंकि लाइट रे तो बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। सो सारे रे, जितने भी सारे रेज इधर से भी आ रहे हैं चाहे उधर से भी आ रहे हैं, सभी इसी तरीके का काम करेंगे। ऐसे जाएगा और बेंड होकर के फिर इधर से निकलेगा। तो जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे वो क्या देखेगा कि इस जगह पे सब पूरा का पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट हमारा और ये है इमेज, क्योंकि दिस इज इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे काइंड ऑफ, और क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है ना, तो डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डी आई अपॉन एन आई का फॉर्मूला लगाया। डी ओ कितना है, जितने भी हाइट लेते हैं हम लोग ऑलवेज सरफेस से लेते हैं, तो डी ओ कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 डेट इज 5, और इंसिडेंट लाइट रे किस मीडियम में है 4/3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज सरफेस से मिलेगा जो कि मुझे निकालना है, और इमेज किस मीडियम में है या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट रे 1 वाले में है, तो डी आई कितना आ जाएगा, डी आई विल बी इक्वल्स टू 15/4। ये जो डी आई आया है वो सरफेस से आया है, लेकिन मुझे आंसर किससे चाहिए, पोल से चाहिए, पोल से चाहिए, तो इसमें मुझे 10 ऐड कर देना चाहिए। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये है एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स। और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम लोग खुद से बाकी करना। 15/4 प्लस ऑफ 10 देख लो कितना आ जाएगा, ये 4 5 55/4। और फिर कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा ये निकालेंगे। चलो होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा तुम्हें शीट वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर किसी मीडियम में ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा हो तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो मान लेते हैं कि ये हमारा इंटरफेस है और इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो लाइट रेज हैं ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद फिर वो टक्कर खाते हैं इंटरफेस पे, और जब इंटरफेस पे टक्कर खाएगा तो वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। मान लेता हूँ ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम, और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा राइट। तो इमेज कहाँ पे होगा, इस जगह पे, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। अब सपोज करो कि ये जो है ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इमेज की वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर। किधर होगा, ऊपर। तो इसका भी वेलोसिटी ऊपर ही होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगा वो भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अब तुम मुझे बताओ ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा कौन होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या इमेज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की। Object. रीज़न? उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना। ज़्यादा हाँ, डिस्टेंस कवर। सेम टाइम। ऑब्जेक्ट को फाइनली कहाँ पे पहुंचना है, अगर वो चलते रहे तो सरफेस पे पहुंच जाएगा, और इमेज को कहाँ पे पहुंचना है, उसे भी सरफेस पे ही पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उस जगह पे पहुंच रहा है तो बराबर। तो इसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा that will be greater than velocity of image।
और ये कब होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो। और अगर रेयरर मीडियम में रख दिया जाए तो ये केस एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन और वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगा। ये किस में हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा। ठीक है क्या? Yes, sir. हाँ, यस सर। Yes, sir. तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो मैंने बस थोड़ा सा वो कर दिया, एक दूसरे को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं वो कर दिया, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, बोलो क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे, डी ओ, और जो इमेज बन रहा है वो इमेज कितने डिस्टेंस पे, डी आई, है ना। तो ये डी ओ का रेट ऑफ चेंज क्या देगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एन आई। अगर मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या मिलेगा मुझे, टी डी ओ बाई डी टी और 1/n इज इक्वल्स टू 1/ni डी डी आई बाई डी टी। डी डी ओ बाई डी टी क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब यहाँ पे देखो, ये जो डी ओ है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जा रहा है, सरफेस और ऑब्जेक्ट। तो अगर ये पॉइंट मूव करने लगे तो भी तो चेंज हो सकता है डी ओ, और ये पॉइंट मूव करने लगे तो भी चेंज हो सकता है डी ओ। तो इसीलिए डी डी ओ बाई डी टी जो बोला जाएगा, डेट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, रिलेटिव टू द सरफेस। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एन ओ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एन आई। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो सरफेस है उसे मूव नहीं कराते ज़्यादातर क्वेश्चन में, लेकिन अगर सरफेस मूव करने लग गया तो वो फिर एक एडवांस क्वेश्चन बन जाएगा और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा रिजल्ट और इसको याद रखना है। सिंपल सा रिजल्ट है, जैसा कि ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला, एग्जैक्टली वैसा ही ये फॉर्मूला है, देखिए। ठीक है क्या? हाँ सर। अब इस पे Yes, sir. क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक फिश है जो कि पानी के अंदर है, क्या हो रहा है इसको, कुछ भी बना देना है। ये फिश है जो कि पानी के अंदर है और एक बर्ड है जो कि पानी के बाहर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया डेट इज 4/3 दिया गया है, और इस जगह से इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस जगह से जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और दोनों की वेलोसिटी गिवन है। ये जो है ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये जो है नीचे की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसको 20 कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड।
तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी of the bird with respect to velocity of the bird as seen by fish। ये पहला। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। इन दोनों को सॉल्व करो। देखो इसको कैसे देखेंगे, ये इस जगह पे बर्ड है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इस जगह पे फिश है जो कि नीचे की डायरेक्शन में 30 से जा रहा है। ये डिस्टेंस वगैरह जो है वो बेकार में दिया गया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने इसको यूज़ किया तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे काम का नहीं। जेई में भी क्या करता है, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तुम सोचोगे अरे ये डेटा तो यूज़ ही नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने जो किया वो गलत किया है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जाता है। पहले दिया जाता था, अभी तक तो मैं नहीं देख रहा हूँ। 2010 तक दिया जाता था, उसके बाद से फिर मैं बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन देखा होगा जिसमें एक्स्ट्रा डेटा वो गिवन होगा कंफ्यूज करने के। फिर भी अगर आ जाता है तो ध्यान रखना। दूसरा चीज, अब इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश निकालना है। तो फिश यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बर्ड अगर ऑब्जेक्ट हो गया है तो इससे लाइट रे आएंगे और ये इस तरफ जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन एन आई लिखना होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 20 ऊपर के डायरेक्शन में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे उसका, क्योंकि मुझे निकालना है, क्योंकि इस फिश को ये डायरेक्टली तो इसको दिखेगा नहीं, वो लाइट रे को देखेगा, और जो लाइट रे दिखेगा उसी के हिसाब से वो बोलेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, डायरेक्टली तो देख नहीं सकता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना, 4/3 दिया था ना, तो Yes, वी sir. आई हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 4/3 विच इज 160/3। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब कि अगर फिश ने देखा तो ऐसा ऊपर जाते हुए नजर आएगा, लेकिन हमें एच सीन बाय सर निकालना है। 20 to 4/3। Sir 20 into 4/3 होगा ना। ओ सॉरी सर, ट्वेंटी था ना सर, 20 इंटू 4/3 होगा। अरे 20 इंटू 4/3 80/3, ठीक है, ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एज सीन बाय द फिश बोला है, तो एज सीन का मतलब हो गया विद रेस्पेक्ट टू, मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 80/3 से ऊपर जा रहा है, और ये जो फिश है जिसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है ये 30 से नीचे जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन या फिर विद रेस्पेक्ट टू फिश विल बी इक्वल्स टू 80/3 प्लस ऑफ 30।
ऐसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 + 80। बोलो, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। Yes, sir. है ना? अब Yes, sir. दूसरे केस में क्या करना है? एज सीन बाय बर्ड निकालना है। तो ये बर्ड जो है इस जगह पे, और ये फिश इस बार ऑब्जेक्ट ये बनेगा। लाइट रे इधर से निकलेंगे बाहर और फिर ऐसे बेंड करेंगे, तो ये जो इमेज बनेगा इसकी वेलोसिटी किधर है? ये नीचे है। इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की डायरेक्शन में। तो फिर से वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन ओ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन एन आई। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, मुझे निकालना है। कितना आ जाएगा? 45/2 is equals to velocity of image। ये वेलोसिटी निकला। अब क्योंकि बर्ड ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से जा रहा था? 20 से। 20. तो 20 से ऊपर जा रहा है, तो मुझे अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द फिश विथ respect to the bird will be equals to 45/2 प्लस ऑफ 20। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि बर्ड अगर फिश को देख रहा होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज माइनस ऑफ जे कैप। 85 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो अगर तुम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मिस्टेक किया, गलती किया, उसको वापस से तुम लोग देख सकते हो। और आगे चलते हैं हम लोग। चलो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि सरफेस रिमूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में जो पानी है, पानी का जो लेवल है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। और जो फिश है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। और बाहर एक ऑब्जर्वर है, वो इस फिश को देख रहा है। तुम्हें बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फिश एज seen by the observer। पहला ये। और दूसरा क्वेश्चन इसमें और थोड़ा सा एडवांस में बना देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसके नीचे वाले सरफेस को मिरर बना दिया गया पॉलिश करके, ठीक है, शाइनिंग सरफेस है नीचे। तो अब पूछा गया जो मिरर से रिफ्लेक्शन देखेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द फिश as seen by the observer।
ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले वाले में डायरेक्ट सिर्फ रिफ्रैक्शन को लेकर के आदमी देख रहा है, तो उसमें मतलब क्या होगा, वेलोसिटी वो निकालना है। और दूसरे वाले केस में क्या है, पहले रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर आदमी उसको देख। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा पहला जो बोला हुआ है उसमें तो डायरेक्ट है, तो वो मुझे दिख रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट। इस जगह पे प्रेशर, और ये ऊपर के डायरेक्शन में 10 से और ये 2 से जा रहा है। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन एन आई, ये लिखा जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, अब यहाँ पे ये विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस लिखना पड़ेगा, और इमेज भी जो मिलेगा मुझे वो सरफेस के रेस्पेक्ट में मिलेगा वेलोसिटी। तो ये जो है कैसा है, बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन ओ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 लिया है, नीचे 3/2 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू, अब कितना लेना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, नहीं 8 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 2, और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। So this will be the velocity of image with respect to the observer, बोलो या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. और अगर नीचे रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन के कारण से फिर क्या वेलोसिटी होगा, उसको कैसे करेंगे? दो तरीके से इसका क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट और इसका इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, एग्जैक्टली नीचे, और इसका मिरर कॉपी होगा। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में 10 से जा रहा है तो ये नीचे की डायरेक्शन में 10 से जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो सरफेस है वो तो 2 से जाएगा ही जाएगा। ऐसा, अब ये जो लाइट रे है ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ पहले, और फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन में इस जगह पे इमेज बनाया, और फिर रिफ्रैक्शन करने के बाद इमेज बनाएगा। तो ये वाला लाइट रे ऑब्जर्वर के आंखों पे पड़ने वाला है, बराबर है। तो क्योंकि यस। ये ऑब्जर्वर जो इस लाइट रो को देख रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है वो इसे नहीं देख रहा है, वो यहाँ पे जो फाइनली बनेगा
वो इसे देखेगा, इमेज, ये फाइनल इमेज को देखेगा। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो उसके लिए भी हमें वही काम करना का पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस NO इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस डिवाइड बाय NI। तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट मेरे लिए, दिस विल बी द इंसिडेंट लाइट रे फॉर द सरफेस, और ये रिफ्रैक्टेड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 10, और ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है -2, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं। और NO कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट लाइट किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 3/2 में, और वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय NI। NI कितना 1, कितना आ रहा है ये 8 into 2 divided by 3 is equals to VI plus 2। और VI कितना आ जाएगा, (16/3 -2)। सर वो -8 into 2 होगी। हाँ सॉरी, माइनस में, और माइनस ऑफ कितना आ गया ये 6 + 16 22/3। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, समझा सर। समझा सर। है ना। और किसी किसी जगह पे लाइट रे को इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि this distance is x, this distance is y, and this distance will also be y। और जो y का रेट ऑफ चेंज है वो हम लोग देख लेते हैं, और फिर इसमें रिलेशन लिख लेते हैं, और फिर इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, और इस तरीके से आंसर भी निकलता है। तो एक तरीका ये करने का और एक तरीका ये करने का, दोनों से एग्जैक्टली सेम आंसर है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो था वेलोसिटी वगैरह पार्ट वो सारा का सारा हो गया। नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यार जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखना कुछ और चाहते हो यार, कुछ और ही लिखा जा रहा है। ऐप में कुछ फॉल्ट आ गया है, इसमें लगता तो ऐसा ही है। TIR, ये देखो ब्रैकेट दे रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बताओ। जैसा कि इसमें नाम सजेस्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन तो होगा इसमें, है ना। और टोटल इंटरनल मतलब अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा। चलो इसको और हम लोग डेप्थ में समझते हैं। रिफ्लेक्शन का स्पेशलिटी सेक्शन।
मान लो कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लाइट रे जो है वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहले लाइट रे कैसे निकलेगा, ऐसे, और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बी द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और थोड़ा सा मैं आई के वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल को मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ, ये एंगल और बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो ये आर भी बढ़ेगा। हमने किसको बढ़ाया, आई को, तो आई को बढ़ाया तो ये आर भी बढ़ते जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो तुम मुझे बताओ सबसे पहले 90 को कौन टच करेगा, आई टच करेगा या आर टच करेगा? आर। क्योंकि आर पहले से ज्यादा एंगल है और आर जो है वो सबसे पहले 90 पर टच कर लेगा। तो मान लेता हूं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग सी से अभी रिप्रेजेंट कर, क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, स्नेल्स लॉ लगा लो, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेयरर मीडियम। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोल देता हूँ म्यू। तो क्या लिखूंगा मैं, म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। तो इस इक्वेशन से मुझे म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर से साइन सी कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू साइन 90 इज 1 और ये 1 बाई म्यू, ऐसा। तो अगर मुझे सी निकालना है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो डेट विल बी साइन इनवर्स, डेट विल बी सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, इसे हम लोग को याद रखना है। हेलो। बोलो। अब देखो नेक्स्ट जो है इसमें, नहीं सर। हाँ नेक्स्ट जो है इसमें, तुमने और एंगल को बढ़ाया तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल तो पहुंच ही गया, क्रिटिकल एंगल मान लो 60 डिग्री आया और तुमने और ज़्यादा एंगल को बढ़ाया, तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, क्योंकि तुमने एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया है, तो ये जो लाइट रे है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब कि मैंने जो बताया था एक बार लास्ट टाइम, कि कोई भी लाइट रे अगर किसी भी मीडियम पे इंसिडेंट होता है तो उसका 3 टुकड़ा होता है। कौन कौन सा, एक तो रिफ्लेक्ट करता है, एक रिफ्रैक्ट करता है और एक एब्जॉर्ब करता है ना, हमेशा 3 टुकड़ा होता है। लेकिन इस वाले केस में रिफ्लेक्शन सिर्फ होगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। लेकिन इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में तीनों हो रहा था, रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था और एब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है, उसको हम लोग साइड कर देते हैं। इस केस में भी हो रहा था, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा केस है जिसमें कि 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा
और रिफ्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब तुम्हारा 100% इंटेंसिटी इधर से लाइट आया, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा पूरा का। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी, इससे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि एडवांस हो गया। कैसे, जैसे कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, वो एक थिन सा वायर होता है, वायर नहीं होता है, हॉलो सिलेंडर होता है काइंड ऑफ, और उसके अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दौड़ते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, जब इस मीडियम पे फॉल करते हैं तो ये रिफ्रैक्ट करके बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर TIR होने लग जाता है ऑलवेज। कभी भी ये मीडियम को मतलब कि टच किया, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इस तरीके से ये इसके अंदर ही ट्रेवल करते रहेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से तुम्हारा 100% ऑफ yes, sir. इंटेंसिटी जो यहाँ पे था, वो 100% ऑफ इंटेंसिटी इस जगह पे मिल जाएगा। बस थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, या फिर रिफ्रैक्शन जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं हो रहा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्या कंडीशन होता है TIR का, द एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड द इंसिडेंट लाइट रे शुड बी इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से ही रेयरर मीडियम में जाएगा, तभी जाके TIR होगा। रेयरर मीडियम से डेंसर आएगा तब TIR नहीं हो सकता। एक स्पेशल केस है जिसमें कि डेंसर मीडियम से अगर लाइट रे बाहर निकल रहा है तो ही TIR हो सकता है। लेकिन अगर रेयरर मीडियम से कोई भी लाइट रे बाहर निकल मतलब कि ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस मीडियम में जाएगा तो कभी भी TIR नहीं हो सकता है, ऑलवेज रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो इसी केस में सिर्फ TIR पॉसिबल है, बाकी और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। और इस केस में पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है। सो TIR के लिए जो एंगल होना चाहिए थीटा, दिस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सॉरी C, और TIR theta must be greater than equals to critical angle। इक्वल्स टू कब लेते हैं, जब हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए हम लोग इक्वल्स टू का वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन जनरली थीटा को C से बड़ा ही होना होगा, तभी जा करके ये TIR करेगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और if the angle is greater than the critical angle, then the light ray is going to reflect internally, and this phenomena is called total internal reflection। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया तुम लोग को, पहले ये बताओ। समझा सर। समझा। है ना, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है ना टफ होते हैं, नहीं बता दे रहा हूँ। मान लो ये एक
ये एंगल है थीटा, और एक लाइट रे जो है वो इस जगह से इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल लाइट रेज है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है। तो क्वेश्चन बोला गया कि ए बी सी कि थीटा कितना होना चाहिए ताकि कोई भी लाइट रे ए बी से बाहर ना निकले, ए बी इंटरफेस से बाहर ना निकले। समझ में आया क्या? फाइंड क्या हो रहा है, लिख ही नहीं पाता हूँ मैं इसे। फाइंड थीटा सच दैट, फाइंड थीटा सच दैट no light rays comes out of AB। चाहो तो तुम इसमें n का वैल्यू भी ले सकते हो, डेट इज 3/2। करो इसको। हेलो सर। हाँ बोलो। तो देखो, इस जगह से हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो लाइट रे है वो जा रही है, तो वो मीडियम पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। नॉर्मल तो ये होगा, ठीक है, और इसको टी आई आर करना है। इसका मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल, क्या ले लूँ इसको, अल्फा ले लेता हूँ। दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा, है ना। थीटा बोल रहा हूँ यार, क्रिटिकल एंगल होगा ना, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए तभी ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो हम लोग एंगल्स को निकाल सकते हैं। पहले तो ये मैं लगा देता हूँ कि यहाँ से मुझे पता चल गया दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो अल्फा फिर से कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं? 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? समझा सर। सो 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ऐसा रिलेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि थीटा को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और दोनों साइड में साइन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे साइन सी का वैल्यू पता होता है। क्रिटिकल एंगल या फिर साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n होता है, इसीलिए मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सी। साइन सी का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/n। और ये कितना हो जाएगा, साइन की जगह पे कॉस थीटा, बराबर। तो थीटा कितना निकल के आएगा, थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स 1/n। पता है ना, ये चीज चेंज हो जाता है, आइडेंटिटी इंक्रीजिंग हाँ और सर। डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। जो हमारा थीटा होना चाहिए वो कॉस इनवर्स 1/n से छोटा होना चाहिए। कोई डाउट किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो।
अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि सेम फाइबर ऑप्टिक्स है हमारे पास, है ना। अच्छा, तुम लोगों ने एक ऐसा देखा है क्या, झालर शोकेस होता है ना, इस टाइप का पॉट होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक्स बाहर निकलते रहते हैं। देखा है क्या ये? और नीचे लाइट जलता नो है। सर। अरे कैसे नहीं देखा होगा यार, नीचे लाइट जलता है। हाँ सर, देखा है। तो इस जगह से लाइट काफ़ी डॉटेड डॉटेड इंटेंस दिखता है, लगता है कि कोई एलईडी बल्ब इसी जगह पे चल रहा है। हाँ, कितने लोगों ने देखा है पहले तो ये बता दो। मार्केट में तो मिलता है। हाँ सर, देखा है। देखा है ना। हाँ, तो तुमने वहां पे देखा होगा कि जो लाइट है, ऐसा लगता है कि इसी जगह पे ही जल रहा है, इंटेंस लाइट होता है एकदम। जबकि हम लोग लाइट को इस जगह पे जलाते हैं, इस जगह पे। तो ऐसा क्या होता है कि लगता है कि इसी जगह पे एलईडी जल रहा है, इस जगह पे एलईडी जल रहा है, इन सभी जगह पे एलईडीज जल रहा है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग लाइट को इस जगह पे टॉर्च से इन कराते हैं, तो सभी जो होते हैं वो इस लोकेशन पे होते हैं। ये क्या है, ट्यूब्स, प्लास्टिक वाले ट्यूब्स। और जब यहाँ पे लाइट जलता है एलईडी, तो ये सारे एलईडी लाइट्स जो है, लाइट रेज, वो पैरेलली इसमें इन हो जाते हैं। और एक बार ट्यूब में इन हो गया तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। लाइट रे इस तरीके से टीआईआर करते जाता है, करते जाता है। और जब एग्जिट करने का टाइम आता है, तो उस समय उस जगह से एग्जिट कर जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसी जगह पे एलईडी लाइट चल रहा है, जबकि लाइट जो है वो इस जगह से ट्रैवल करके यहाँ तक आया, है ना। सेम वे में ये यस चीज़ तो सर। लाइट रे था, हम लोग देख पा रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसा वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं देख नहीं पाता हूँ, इंफ्रारेड रे हो मान लो, या फिर रेडियो वेव हो, हम लोग देख तो सकते हैं नहीं, तो क्या उस केस में भी ट्रेवल करेगा? एग्जैक्टली, वो भी तो वेव ही है। तो उस केस में भी ऐसा ही पी आई आर होगा। तो उसी तरीके से एक फाइबर ऑप्टिक्स मान लो गिवन है। फाइबर ऑप्टिक्स में लेयर्स लगाए जाते हैं ढेर सारे। एक फाइबर ऑप्टिक्स का पहले तो इंटरनल होगा पार्ट, और इसके ऊपर एक कोटिंग डाला जाता है, और फिर प्लास्टिक लेयर डाला जाता है, ताकि लाइट रे एक बार इन कर जाए तो वो बाहर ना निकले। और कुछ इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि ये डेंसर मीडियम बनना चाहिए, और ये क्या बनना चाहिए, रेयरर मीडियम। ऐसा, तभी तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा, टीआईआर करेगा। तो उसी तरह के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन ऐसा है, बोला गया कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और लाइट रे जो है वो इस जगह से इन कर रहा है, और ये इस सरफेस पे फॉल कर रहा है। तो टीआईआर इसका होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1 है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, ताकि कोई भी लाइट रे जो इधर से इन हो रहा है वो टीआईआर करे ही करे। ठीक है, फाइंड n such that for any angle of incidence
there must be TIR। सॉल्व करो इसको। क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए? मुझे क्या बोला गया है कि कोई सा भी वैल्यू हो एंगल ऑफ इंसिडेंस का, मतलब आई का वैल्यू कुछ भी हो और एनी वैल्यू ऑफ आई, ये जो लाइट रे है वो TIR करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इसे R एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस ऑफ R। बोलो। हाँ सर। ठीक है। सो दिस विल बी 90 माइनस ऑफ R। थीटा अगर मैं इसको बोलूँ, पहला चीज़ तो ये कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, और थीटा का वैल्यू है कितना? इट इज 90 माइनस ऑफ R। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब R को हम लोग देखते हैं, तो R को क्या लिख सकते हैं? बोलो क्या करना पड़ेगा R के लिए? मैंने जब बोला कि I का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और थीटा यहाँ पे फिर उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस कब है इस लाइट रे का बाहर निकलने का? सबसे ज़्यादा चांसेस तब है जब थीटा का वैल्यू सबसे कम होगा, है ना। थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाने वाला है। लेकिन अगर सबसे कम एंगल है थीटा, उसको मैं ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करा दूं, तो फिर मैं मेक श्योर कर सकता हूं कि इससे जितने भी लाइट रेज आएंगे वो सारे के सारे TIR करेंगे। बराबर है क्या? अब मेरे साथ बोलते जाओ, अगर थीटा सबसे कम होना चाहिए तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा। और यस R सर। का वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए तो I का वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा। और I का वैल्यू सबसे ज़्यादा जो हो सकता है डेट इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या? इससे ज़्यादा वैल्यू तो हो नहीं सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा पहले तो इस लोकेशन पर। इस लोकेशन पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कितना हो जाएगा? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n इंटू साइन आर। n इंटू साइन आर ये होगा। और फिर मैं क्या कर लूँ? इस जगह पे ये जो वैल्यू है पुट किया जा सकता है R का, सॉरी, या फिर दोनों साइड साइन ले लो। साइन 90 माइनस ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन C। ऐसा तो ये कितना बन जाएगा? कॉस R और ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन C तो होगा हमारा 1/n। उसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को देख रहा हूँ तो साइन R कितना लिखा जाएगा? साइन R विल बी इक्वल्स टू I का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कितना? 90 डिग्री। तो मैंने ये पुट कर लिया। 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखा गया। तो साइन I साइन 90 विच इज 1, तो ये हो जाएगा 1/n। तो R क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल।
ये फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का ही होता है ना। हाँ सर। तो आर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। आर इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। आज इसने मुझे इरिटेट करके रखा है, ऐप वर्क नहीं कर रहा है। 90 माइनस ऑफ आर, अब आर की जगह पे क्या लिखेंगे, सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, और फिर 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। अब दोनों साइड में साइन ले लेता हूँ, साइन 90 इज इक्वल्स टू साइन, और 2 को तो पहले डिवाइड कर लूँगा तो फिर साइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको कट कैंसिल कर लूँ। ये हो जाएगा 45 डिग्री, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब साइन ले लो, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सी। तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी इज नथिंग बट 1/n। 1/n इज लेस देन इक्वल्स टू साइन 45 1/√2। इधर से n का वैल्यू कितना निकल गया, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2। ये तो n का जो वैल्यू है वो √2 से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, ताकि कोई सा भी जो लाइट रे एंटर कर रहा है इस मीडियम में वो कभी बाहर ना निकल पाए। ऐसे करके कभी बाहर ना निकल पाए। 90 डिग्री वाला भी इन करेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ना समझ में आए तो वापस से पूछ सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे तुम लोग करके लेकर के आओगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ऐसा है कि एक मीडियम है, लेकिन उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा चेंज हो रहा है। ये मीडियम, और दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y के साथ चेंज हो रहा है, और किस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी गिवन है, जिस के y रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2। और एक लाइट रे है जो कि इस तरफ से इन कर रहा है। तो क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर जाने पे वेरी करते जाएगा, तो ये जो लाइट रे अंदर गया उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन तुम्हें बताना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना। एयर है, और कुछ हाइट तक उसके बाद फिर इस तरफ भी एयर ही है। ऐसा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करके लेके आना, और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सर एंगल कितना इंसिडेंट का? इंसिडेंस एंगल जो है वो 90 ले लेना, आई इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, इसमें k ओके का सर। वैल्यू 1 ले लेना, where k is 1।
ठीक है, इसको सॉल्व करके लेके आना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन के लिए वही रहेगा, एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट बचे हुए थे वो टिल डॉट तक कंप्लीट कर लेना। बाय।